अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मेन टॉपिक है वो तो हमारा पढ़ना है लाइक फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक ज़रूरी हैं, वो बेसिक्स को हल्का सा कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आता है टॉपिक्स इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सपोज़ करो कि ये हमारा एक प्राइस का ये है, ठीक है, ये एक्सिस और एक एक्सिस को हमने क्वांटिटी पे डिपेंड किया। अगर मैं क्वांटिटी और जो हमारा डिमांड होता है ना वो स्लोप उसका डाउन साइड होता है और सप्लाई का जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पे पकड़ के चलो, मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी मेरा सपोज के चलो यहाँ पे मैं 50 क्वांटिटी देता हूँ, तो 50 क्वांटिटी के लिए ना मुझे प्राइस कम देना पड़ेगा, है ना। और वही अगर मैं क्वांटिटी कम कर दूँ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे देखो डिमांड उसका और बढ़ ऊपर आ जाएगा और वही प्राइस इसका बढ़ जाएगा। अब अगर मैंने और क्वांटिटी कम किया तो प्राइस इससे, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ, अगर देखो जैसे मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे गिर रही है ना। तो सेम ये सब चीज़ें यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी को और अच्छे से समझते हैं। अगर सपोज़ करो मेरा प्राइस ये है, अगर मेरा प्राइस ये है तो यहाँ तक मैं जो प्राइस ले रहा हूँ ना, ये इधर प्रोड्यूसर का इधर फ़ायदा हो रहा है, तो उसको मैं प्रोड्यूसर सरप्लस बोलूँगा, है ना। और इतना मेरा बच गया तो उसको मैं कंज्यूमर यहाँ तक विल करता है बाय करने के लिए, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डिमांड का फंक्शंस को देखें, तो क्वांटिटी डिमांड फंक्शंस में पहले आता है कुछ, इसमें प्राइस होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, और इनकम। अब इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। सब्स्टिट्यूट यानी कि अगर मेरा सब्स्टिट्यूट का गुड्स अगर उसका प्राइस कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा और मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड घट जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मेरे प्रोडक्ट को, ये भी सब डिमांड में ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई का कुछ फंक्शंस होते हैं जिस पे प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह भी बात कर सकते हैं। बात करते हैं अब इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिसिटी लाइक प्राइस, इनकम या कैसे भी किसी भी और फैक्टर्स के चेंज होने पर डिमांड सप्लाई पे कितनी रिएक्ट करती है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी मतलब डेल्टा, उसको हम लोग चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड अपन चेंज इन परसेंटेज इन फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ये फैक्टर्स प्राइस, इनकम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी फैक्टर चेंज करता हूँ तो उससे क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होता है वही इधर बताते हैं। क्वांटिटी डिमांड का जो फंक्शन होता है इसमें ओन प्राइस आता है, ठीक है, ओन प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। ओन प्राइस इलास्टिसिटी में देखो जो परसेंटेज डेल्टा जो है उसमें क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, प्राइस चेंज करो तो कितना क्वांटिटी बढ़ेगा। इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि इसमें वही है क्वांटिटी डिमांड अपन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव साइन माना जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। इनकम में प्राइस ऑफ डिमांड अपॉन प्राइस ऑफ यहाँ पे वाई के टर्म पे हम लोग यहाँ पे इनकम को मान सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्राफ के हिसाब से देखते हैं। तो अगर एक ग्राफ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डिमांड का, तो यहाँ पे जो मिड होता है वो इलास्टिसिटी को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर जितना होता है उसको हम लोग इलास्टिसिटी ज़्यादा मानते हैं, 1 से कम, ठीक है, 1 से कम मांगते हैं, यानी कि महंगे सामान में इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। अगर महंगे सामान में ज़्यादा इलास्टिसिटी और यहाँ पे सस्ते सामान में इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक है। अब अगर मान के चलो परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि मेरा जो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी वॉट एवर इज़ द प्राइस इच क्वांटिटी कांट चेंज, ठीक है। मान के चलो अगर मेरी प्राइस इतना है ना, क्वांटिटी नहीं होगा, चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ओन प्राइस के बारे में, ठीक है। ओन प्राइस अगर गिरता है तो डिमांड यहाँ पे बढ़ता है। ओन प्राइस में 2 आते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब कि दिस गुड इज़ चीपर। मैं इन शॉर्ट बताऊँ, अगर मान के चलो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनकम इफेक्ट में इनकम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इससे भी हमारे डिपेंड करते हैं डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। अब एक शॉर्ट में देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी फंक्शंस में। तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट इतना पता है, इनपुट में लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें 2 कॉस्ट आते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन या सेल्स के साथ चेंज होती है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन या सेल्स के साथ वो कॉस्ट चेंज होते रहता है। लाइक अगर मुझे 1 पेन बनाना है तो मैं 5 रुपये दूंगा, 100 पेन बनाना है तो 50 रुपये 500 रुपये दूंगा, 200 पेन बनाना है तो 1000 रुपये दूंगा। मतलब ये मेरे प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कॉस्ट वेरिएबल है।
वही अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में हमेशा कांस्टेंट रहती है, लॉन्ग टर्म में चेंज होते रहती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है शॉर्ट टर्म में। फिक्स कॉस्ट यानी कि मैंने एक दुकान लिया हूँ, उस दुकान में मुझे हर महीने का 5,000 रुपये देना है एज अ रेंट, तो वो दुकान मेरा एक तरीके से फिक्स कॉस्ट होगा कि हाँ ठीक है मुझे 5,000 रुपये देना है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें आता है फैक्ट्री ऑफिस और ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी। फिर प्रोडक्शन वर्सेस कॉस्ट, तो इसमें बस एक मार्जिनल बताएंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत जो भी इतना यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें कितना प्रोडक्शन किया है उसी को हम लोग प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन बोल देंगे। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्री लेवल पे होता है। फर्स्ट डिग्री लेवल पे ईच कस्टमर डिफरेंट, मतलब हर एक कस्टमर को अपना अपना अलग अलग प्राइस देते हैं जिससे प्रोड्यूसर का सरप्लस होता है। सेकंड डिग्री में मैं क्वांटिटी बेस में ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, कम प्राइस में दे दूंगा। और थर्ड है इसमें डेमोग्राफी की, इस रीजन वाले को इस प्राइस में दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब, अकाउंटिंग प्रॉफिट से समझने से पहले मैं एक्सप्लिट और इम्प्लिट कॉस्ट समझा दूँ। एक्सप्लिट कॉस्ट का मतलब, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो बिज़नेस एक्चुअल में पैसा देकर पे करता है, यानी कि सैलरी, रेंट, रॉ मटेरियल खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, है ना। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये वो कॉस्ट होते हैं जिनके लिए एक्चुअल पेमेंट नहीं होता लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज मैं 1,00,000 रुपये, आज मैं मेरा एक घर है, अगर मैं उस घर को, मतलब एक मेरा दुकान है जहाँ पे मैं अपना ये सब बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उस दुकान को बेच दूँ या फिर रेंट पे दे दूँ तो वहाँ से मुझे 1,00,000 रुपये और मिल जाएगा कमाने को, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट। और वहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू को मैं अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट से माइनस करता हूँ तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है। और इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट सब दोनों देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब यहाँ पे मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 होता है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट मेरा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अब कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं बेसिक के। तो मान के चलो ये मेरा क्वांटिटी प्रोडक्ट है और ये मेरा क्वांटिटी लेबर है, इनपुट और आउटपुट। अब जितना जितना मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है, लेबर, उतना उतना मेरा ये ग्राफ यहाँ से बढ़ेगा। जब यहाँ पॉइंट तक मैक्सिमम बढ़ना स्टार्ट होता है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, मेरा क्वांटिटी बढ़ता है ना, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट गिर जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाता है। अभी भी बढ़ रहा है ना, देखो अभी भी बढ़ ही रहा है, बस जो मेरा यहाँ पे इतने परसेंटेज से बढ़ रहा था यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट गिर जाएगा, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव में हो जाते हैं टोटल प्रोडक्ट में। फिर आते हैं कॉस्ट एक्सपेक्ट में। तो कॉस्ट एक्सपेक्ट में देखो क्या होता है, ये मेरा क्वान्टिटी प्रोडक्ट है और ये मेरा समझ के चलो प्राइस है, ठीक है, प्राइस। अब मैंने क्या किया, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, जो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगा कि हाँ मुझे इतना रेंट देना है, ठीक है। लेकिन मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा क्वांटिटी और प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन जैसे मैं बढ़ाऊँगा वैसे वैसे मेरा बढ़ेगा, और जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या आएगा। तो टोटल कॉस्ट का मतलब यही होता है ना कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी पैरेलल इसके साथ ही इसके ऊपर रहता है, टोटल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला भी है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हम लोग ये 4 चीज़ों का ग्राफ में देखते हैं कैसे आता है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट, इससे पहले मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बताऊँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये घटेगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो क्वांटिटी जो है, पहले मान के चलो इतनी क्वांटिटी थी, अब मैंने इतनी क्वांटिटी बढ़ाई तो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, कम होगा ना। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर ये था तो फिर वो गिरते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको साइड छोड़ो, अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन क्वांटिटी। पहले क्या होता है ना, जब कंपनी बढ़ता है तो वो एक नीचे 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 जाता है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो लोवेस्ट होता है उतना उसका ये कॉस्ट लगता है। क्वांटिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, मान के चलो मैं क्वांटिटी अगर बढ़ा रहा हूँ तो पहले एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पे मेरा कम होगा, फिर एक टाइम पे आएगा सस्टेन होगा कम, फिर वो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सेम एटीसी भी है, एटीसी भी बढ़ता है, लेकिन इसका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का प्लस होता है ना वो, तो थोड़ा सा इधर इसका लोवेस्ट पॉइंट आता है, फिर उसके बाद ऊपर आ जाता है। फिर मार्जिनल कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट अप बाय क्वांटिटी। अब मैं जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाया फिर टोटल कॉस्ट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मेरा। फिर जाओ जहाँ पे ये लाई करता है ना, अब वहाँ पे देखो, अगर मान के चलो
तो अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था। अब जो मेरा पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे का जितना है ना, अगर मेरा मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट के नीचे, तो यहाँ पे मेरा लॉस होगा। ठीक है, अगर मेरा इसके बीच में है, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में है, तो इसमें मेरा ना, इसमें भी मेरा लॉस हो रहा है, पर इसमें कहीं ना कहीं नहीं क्या, जो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये कवर हो जा रहा है। भले टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है, इसका थोड़ा पोर्शन कवर हो रहा है, पर ये कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं क्या, बिज़नेस शॉर्ट टर्म तक चल जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा। इसके नीचे जितना है ना, इसके नीचे तो बिज़नेस बिल्कुल नहीं चलेगा, ना ही शॉर्ट टर्म में ना ही लॉन्ग टर्म में, और इसके ऊपर से नहीं का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ पे कुछ परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं, तो उनको मार्केट वाली प्राइस लेनी पड़ती है। तो भले क्वांटिटी कितना भी बढ़ा लो, प्राइस वही रहेगा। तो जो एवरेज रेवेन्यू होगा इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, अब इसमें जो दोनों ग्राफ है प्राइस और क्वांटिटी के, अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो सेम ही रहता है। इसका स्लोप अपॉन चेंज इन टोटल प्राइस अपॉन क्वांटिटी इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, इम्परफेक्ट में देखो कैसा होता है। इम्परफेक्ट में हमारे पास प्राइस का ऑप्शन रहता है। तो हम ना कि ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ना, ज़्यादा अगर हम लोग आउटपुट ज़्यादा निकालते हैं ना, तो हमको नहीं कि हमारा कॉस्ट कम करना पड़ता है, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा होता है फिर हमारे इसमें, तो इससे कॉस्ट कम होता है। और इससे कहीं ना कहीं मार्जिनल जो पर यूनिट कॉस्ट है ना कम होते जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू तो और कम होते जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर दो टाइप के आते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ऑल वेरिएबल रहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम लोग मैक्सिमम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं, वेरिएबल फैक्टर को। तो फिक्स कॉस्ट में हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल फिक्स है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में हमारा लेबल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। फिक्स में और भी मशीनरीज होते हैं, कंपनीज होता है, लैंड होता है, बहुत कुछ होता है। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, मान के चलो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेरा ऑल एवरेज टोटल कर्व है, एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्ट मैंने निकाल दिया। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, यहाँ पे ना मेरा टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू, कह सकता हूँ मैं, टोटल कॉस्ट। मतलब अगर मैंने 10,000 का प्रोडक्शन किया है, तो और अगर मैंने 15,000 का मैंने समझ के चलो सेल किया है, ठीक है, 15,000 का मैंने सेल किया है, या फिर 10,000 का ही मैंने सेल किया है, 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से, तो मेरा नहीं का, और ये प्रोडक्शन भी मैंने 1 रुपये के हिसाब से किया। तो समझो कुछ भी प्रोडक्शन और कॉस्ट का कुछ भी एक फैक्टर निकाल के ये लोगों का 0 प्रॉफिट और 0 लॉस आता है, उसी को हम लोग ब्रेक इवन बोलते हैं। ब्रेक इवन का मतलब यहाँ पे नहीं क्या, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, और जो प्राइस होता है वो ऑल ATC यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर अप करता है। ठीक है, मतलब जितना मैंने पैसा दिया उतना मेरा पैसा निकल गया। ठीक है ना, और इकोनॉमिक प्रॉफिट इसमें 0 होता है। वही हमारा शटडाउन पॉइंट में क्या होता है, इसमें नहीं क्या, इसमें लॉस झेला जाता है। ठीक है, अब ये लॉस लॉस झेलने के बाद भी ये लोग कंटिन्यू करते हैं टेम्प्रेरी समय के लिए। अब इसका वजह क्यों है, इसमें प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब शटडाउन पॉइंट देखो क्या है, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरा जो है ना, इसको मैं बोलूँगा शटडाउन पॉइंट। अब इसके इक्वल्स टू जो है ना, इसके इक्वल्स टू यही होता है, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर इसके नीचे चला गया ना, तो फिर मेरा प्राइस कम हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तब तो मेरा ये लॉस, तब तो एक तरीके से लॉस हो गया ना। मतलब मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी बचा नहीं पा रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको भी चुका नहीं पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरा लॉस हो जा रहा है। तो फिर क्या मतलब होगा मेरे प्रोडक्शन करने का, जब मैं टोटल कॉस्ट तो ऐसे भी नहीं चुका रहा है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बंद कर देना चाहिए ना कंपनी। और यहाँ पे एवरेज प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, और यहाँ पे प्राइस इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, अब देखो, मान के चलो मैंने अभी बताया ना, अगर मेरा प्राइस ही अगर मेरा कम हो जा रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो मेरा यहाँ पे लॉस होगा, मतलब तगड़ा लॉस होगा। यहाँ पे तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं बचा पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे तो तुरंत ही कंपनी बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज। अगर ये मेरा मैं चुका पा रहा हूँ इससे, और सम पोर्शन ऑफ ये भी चुका पा रहा हूँ, तो मेरा जो 4 लाख का लॉस होगा, वो मेरे कम से कम 2 लाख तक का लॉस में आ जाएगा।
तो ये इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म में कंपनी को चलाते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कवर होता है, फिक्स कॉस्ट नॉट कवर्ड, या फिर सम पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैन बी कवर्ड। लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं शट डाउन बोलूँगा। अब मैं एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँगा, एक एग्जांपल के हिसाब से। तो एग्जांपल के हिसाब से देखो, मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 1 लाख रुपये है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस मेरा 20 रुपये पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 15 रुपये यूनिट है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरा जो प्रॉफिट निकलेगा ना, 5 रुपये प्रॉफिट में पर यूनिट निकाल रहा हूँ। तो अब मेरा क्वांटिटी अभी के टाइम पे 0 है, ठीक है। तो मेरा 0 भी क्वांटिटी रहेगा तो भी तो मेरे को प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, रेंट तो मेरे को देना पड़ेगा। तो मेरा 1 लाख रुपये है। तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू अभी के टाइम पे कुछ निकला नहीं, तो भी मेरा लॉस निकल रहा है। अब लॉस मैंने कैसे निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस से, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अभी मेरा टोटल रेवेन्यू 0 है, ठीक है, और माइनस टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट से तो मेरा फिक्स कॉस्ट अभी के टाइम पे है ना। तो वो अब मैंने 10,000 क्वान्टिटी बनाया, ठीक है, 10,000 क्वान्टिटी बनाया मैंने, और इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, इंटू 20 रुपये। तो मेरा यहाँ पे रेवेन्यू कितना निकला, 20 क्या था, तिकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख रुपये मेरा रेवेन्यू निकला। ये थोड़ा से ये कर लेते तो समझ में आ जाता। 2 लाख रुपये मेरा निकला, और मेरा टोटल ये मेरा रेवेन्यू निकला। अब रेवेन्यू के बाद अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट तो वही आएगा ना हमारा, टोटल कॉस्ट इन द सेंस वेरिएबल कॉस्ट और ये सब कॉस्ट। तो यहाँ पे देख लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 15 है। तो ऐसे करके मेरा 10 से 15 को माइनस, ये 10 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 आ जाएगा, और 1 लाख रुपये मेरा ये आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा 2,50,000 आएगा। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैं माइनस लॉस में ही हूँ 50,000 के। फिर मैं यहाँ पे 18,000 क्वान्टिटी बढ़ा दिया। तो 18,000 के बाद मेरा जो टोटल कॉस्ट है 3,70,000, लेकिन अभी रेवेन्यू 3,60,000 ही जनरेट कर पाया। तो स्टिल अभी भी मेरा 10,000 का लॉस है। फिर मेरा अब यहाँ पे मैं 20,000 मैंने क्वांटिटी जमा बढ़ाया, जिसमें 4 लाख रुपये का मैंने जनरेट किया, और 4 लाख मेरा रेवेन्यू हुआ। टोटल कॉस्ट भी 4 लाख, ये भी 4 लाख। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब यहाँ पे मेरा 0 प्रॉफिट एंड लॉस आया। इसी को मैं ब्रेक इवन बोलता हूँ। और इस ग्राफ में जो मेरा ये कॉस्ट है, जो एवरेज टोटल कॉस्ट के सबसे लोवेस्ट कॉस्ट हो ना, लोवेस्ट पॉइंट, उसी को मैं यहाँ पे ब्रेक इवन बोलता हूँ। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होता है। तो 4 लाख हो गया, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 0 है। अब अगर मैं और क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो मेरा रेवेन्यू जो बढ़ जाएगा, मेरा टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा, और मेरे यहाँ से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ये प्राइस को, इतने एरिया को देखूँ, तो इतने एरिया में क्या, मेरा समझ के चलो ये इधर से लेके यहाँ तक लाया करते हैं। ये 0 वाला एरिया इधर लाया करता है, और ये प्लस वाला एरिया इस ब्रेक इवन से ऊपर तक का लाया करता है। अब इसको ही और अच्छे से मैं बताता हूँ कैसा होता है। मान के चलो ये रहा मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों ये दोनों नीचे से ऊपर आते हैं, ये ऐसा ही शेप में होता है। इनका जो कॉस्ट लगता है, ये इनका सबसे लोवेस्ट पॉइंट लगता है, इसी को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। अब मान के चलो अगर ये मार्जिनल कॉस्ट ऐसे से वैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूँ, इसको समझो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहाँ पे ना मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, ना मेरे को लॉस मिल रहा है, 0 रेवेन्यू में 0 प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास से। तो मैं एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज जो प्राइस होगा मेरा इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा इसके ऊपर आता है तो मेरा कंपनी यहाँ पे अब मेरा प्रॉफिट करेगा, ठीक है। मैंने बताया ना प्राइस इक्वल्स टू ATC यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो प्राइस इक्वल्स टू ATC आएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस मेरा ज़्यादा कमाऊँगा मैं ATC से, तो ये तो मेरा चुक जाएगा ऐसे, तो मेरा प्राइस ज़्यादा आएगा, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके और इसके नीचे आता हूँ, यानी कि ब्रेक इवन के नीचे आता हूँ और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट के पे आता हूँ, तो यहाँ पे नहीं क्या मेरा लॉस आएगा। लेकिन अब ये जो लॉस है, क्या इससे मेरे को कंपनी बंद कर देना चाहिए? नहीं। अगर मेरा ब्रेक इवन से नीचे है लेकिन अभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, मीन्स मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी भी यहाँ पे मैं कवर कर पा रहा हूँ, वरना ज़्यादा लॉस हो जाएगा मेरा। 1 लाख रुपये रेंट है और 50,000 रुपये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50,000 तो ये कंप्लीट कर ही रहा है प्रोडक्शन करके, इतना मैं कमा ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं 10,000 रुपये और कमा पा रहा हूँ, मतलब कुछ फिक्स कॉस्ट भी मेरा कम से कम रिकवर हो रहा है। तो मुझे 1.5 लाख की जगह पे 90,000 ही चुकाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी शॉर्ट रन में मैं अभी कंपनी चलाऊँगा। शॉर्ट रन में इन द सेंस जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है वो अभी भी ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में क्यों नहीं चुकाऊँगा? क्योंकि जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है
वो मेरा अभी भी कम है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो कहीं ना कहीं इससे मेरे को लॉस ज़्यादा चलना पड़ेगा, लॉस लॉन्ग रन में तो नहीं चला पाऊँगा। और यहाँ पे मैं क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्राइस जो है, प्राइस में ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, एवरेज रेवेन्यू में ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, एवरेज रेवेन्यू में ज़्यादा कमा पा रहा हूँ एवरेज टोटल कॉस्ट से। तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा कमा रहा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों में चला लूँगा। अब अगर इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है तो फिर तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं चुका पा रहा है। तो जब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ये नहीं चुका पाएगा, तो जो जितना मेरा टोटल कॉस्ट है, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज टोटल कॉस्ट, इन दोनों से ज़्यादा तो मेरा लॉस कंपनी झेल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं प्रोडक्शन करने से बेटर मैं कंपनी ही बंद कर दूँ। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म में भी कंपनी बंद हो जाता है और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी बंद हो जाता है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अगर मैं लाई कर रहा हूँ कहीं पे, तो यहाँ पे मेरा लॉन्ग रन में बंद होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको बचाने के लिए थोड़ा बहुत मेरा जो भी मेरे पैसे हैं उसको यहाँ पे रिकवर करने के लिए मैं अभी भी इस समय तक शॉर्ट टर्म के लिए मैं अपनी कंपनी को चलाऊँगा। अब मान के चलो कुछ ऐसे कंपनी है जो प्राइस मेकर है, यानी कि मोनोपोली कंपनी है, उन कंपनी का दबदबा है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा। मान के चलो ये मेरा टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है, यहाँ पे अगर मेरा टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा मेरा टोटल कॉस्ट लग जा रहा है तो मेरा लॉस होगा, है ना। और यहाँ पे मेरा टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा टोटल कॉस्ट लग रहा है तो लॉस होगा। तो मैं चाहूँगा मेरा टोटल रेवेन्यू कम रहे, मेरे टोटल रेवेन्यू ज़्यादा रहे मेरे टोटल कॉस्ट से, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा। ये इलाका जो भी है ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। जो कंपनी ट्राई करेगी वो ये लॉस ना झेल के वो इसके पास वाला लॉस में ट्राई टू मिनिमाइज लॉस करना चाहेगी, और इसके ऊपर हम लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो लॉन्ग रन में जो मेरा TR है, लॉन्ग रन में अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से तो अच्छी बात है, और शॉर्ट टर्म में अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरा शॉर्ट रन में मेरा चल जाएगा। इसीलिए शॉर्ट रन में है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये वही है। और यही चीज़ मेरा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी वर्क करता है। अब एक एग्जांपल में और देख लो, टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा 4 लाख रुपये है। अब मुझे पता करना है ब्रेक इवन कहाँ पे आएगा। तो मेरा टोटल रेवेन्यू अभी मैंने 3 लाख रुपये जनरेट किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा 4 हुआ। तो टोटल प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करूँगा मैं, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट तो ऐसे निकलेगा ना कि मैंने कितना प्रोडक्शन किया, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना निकाला और उसमें कितने पैसे लगे मेरे, मतलब जितना मैंने कमाया और जितना मैंने उड़ाया उन दोनों को अगर माइनस करूँगा तब जाके मेरा प्रॉफिट निकलेगा। तो मैंने कमाया 3 रुपये, मैंने उड़ाया 4 रुपये, तो मेरा यहाँ पे और मेरे को पैसे देने भी हैं, एक मान के चलो 1 रुपये यहाँ पे मेरा लॉस कराया, लेकिन अब मुझे रेंट भी तो 4 लाख का देना है, तो फिर मेरे को 5 लाख रुपये यहाँ पे मेरे गवा दिया मैंने। तो मुझे अब मैं इतना लॉस कर रहा हूँ, तो फिर और ये तो मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी बचा नहीं पा रहा है। अगर मान के चलो ये 4 होता जो मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर भी करता, तो भी मेरे को अगर 4 लाख रुपए देने पड़ते तो भी मैं अपनी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए चला सकता था। लेकिन मेरी कंपनी का तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी, मतलब जो वर्कर्स हैं उनके सैलरी तक देने के लिए मेरे पास अगर कंपनी मेरा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है तो फिर मुझे अपनी कंपनी यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे शॉर्ट टर्म में भी बंद करूँगा, लॉन्ग टर्म में भी बंद करूँगा। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने 4 रुपये कमाया, मतलब जो मैंने कमाया उतना तो मैं अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर पा रहा हूँ। बाद में मेरे को फिक्स कॉस्ट देना पड़ रहा है ना, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं कवर कर पा रहा हूँ तो वो मेरा शॉर्ट टर्म में होगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वैरी कर रहा है, अगर मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है, अगर मेरा यहाँ पे रेवेन्यू है इसके ऊपर समझ के चलो, अगर ये मेरा एवरेज सो वंस अगेन थोड़ा सा बैटरी हीट हो गया था तो वीडियो पॉज हो गया था, वापस से मैं समझाता हूँ। मान के चलो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट जो मेरा 4 लाख रुपए, मुझे रेंट तो देना ही है। अब यहाँ रेंट देना है, मान के चलो मेरी फैक्ट्री है, अब मैं रेंट दूंगा। अब मेरा यहाँ पे कुछ, अब मुझे ये सब इन लाख पे मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कहाँ पे होगा। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मुझे क्रॉस करना है कि चलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, मेरा टोटल रेवेन्यू 3 लाख का निकला, लेकिन मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो था ना वो 4 लाख का है। तो मेरा इससे अब मुझे प्रॉफिट निकालना है ना, मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, मैंने कितना कमाया और कितना उड़ाया और कितना कमाया, इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा। तो मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट था वो 4 लाख था, तो मेरा टोटल रेवेन्यू ही इसको डिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो मैं शॉर्ट रन में भी नहीं चलना चाहूँगा ना, वो तो फिर ये वाले फेस में आ गया, ये वाले फेस में जहाँ पे मेरा टोटल रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू पार्ट है ना, टोटल रेवेन्यू, ये तो मेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ना। टोटल रेवेन्यू ही मेरा कम हो जा रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरा ज़्यादा है।
तो मैं क्या करूँगा, बंद कर दूँगा। ये तो मेरे वर्कर्स को भी पैसा नहीं दे पा रहा हूँ और रेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्यों ही चलाऊँ। तो मैं शॉर्ट रन में भी बंद कर दूँगा, लॉन्ग रन में भी बंद कर दूँगा। और मान के चलो भी 5 कैसा आया, तो मैंने इससे क्या किया, माइनस किया, तो मेरा 1 आया। -1 लाख रुपये का भी लॉस है, प्लस ये 4 लाख रुपये तो मेरे को देना है फिक्स कॉस्ट का, तो इन दोनों को प्लस करो तो -5 अभी भी लॉस आ रहा है, तो इसको छोड़ दो। अभी यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू अगर मैं 4 लाख रुपए कमाता हूँ, तो ये मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को तो बचा पा रहा है, मतलब मैं अपने वर्कर्स को पैसा दे पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे भी अब बचा क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये शॉर्ट रन के लिए अभी भी मैं चला लूँगा, तो शॉर्ट रन के लिए चला लूँगा, पर लॉन्ग रन में नहीं चलाऊँगा। अब यहाँ पे देखो मेरा 7 लाख रुपए मैं टोटल रेवेन्यू कमा रहा हूँ, लेकिन 5 लाख रुपए मेरे वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको तो सॉल्व कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरा +2 आया, अभी भी 4 लाख रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो इसको भी माइनस करूँ, तो अभी भी मेरा -2 आ रहा है, तो अभी भी मेरा -2 है। तो मेरा शॉर्ट रन में चला लूँगा, पर लॉन्ग रन में नहीं चलाऊँगा। अब मैं 10 लाख रुपए कमाया, 6 लाख रुपए मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा, तो चलो मैंने भर दिया। अब मेरे बच्चे कितने, 4 लाख। अब 4 लाख मैंने फिक्स कॉस्ट का भर दिया, तो बच्चा कितना, 0। तो ना मेरा प्रॉफिट हुआ, ना मैंने कमाया, लेकिन वो सारे तो इन सब में लग गए, तो मेरा ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस कमाया, तो यहाँ पे मेरा 0। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट रन में भी चला लूँगा, लॉन्ग रन में भी चला लूँगा। तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो जहाँ पे मेरे सेल्स 10 लाख रुपये हैं, और अब मैं 12 लाख, ये सब चीज़ें जितने होंगे, ये सब चीज़ें ये ऊपर वाली पार्ट में आएंगे, जहाँ पे मेरा प्रॉफिट होंगे। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 0 होगा, यहाँ पे मैं लॉस झेलूँगा, लेकिन वो लॉस मेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो कम कर देगा, और फिक्स कॉस्ट को थोड़ा बहुत जो बढ़ा देगा, थोड़ा कम कर देगा, और ये फिक्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरा डिमिनिश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट रन में चला लूँगा, पर लॉन्ग रन में नहीं चलाऊँगा। यहाँ पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे मेरा रेवेन्यू है, तो फिर मेरा कंपनी चलाने का मतलब कुछ नहीं होता, छोड़ दो कंपनी, जाके घर पे सो जाओ। अब लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब देखो क्या होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मतलब, अगर कोई कंपनी जो होता है ना, स्टार्टिंग में कॉस्ट कम हो रहा है पर बाद में बढ़ने लगता है। अब ये सब चीज़ें कैसे होता है, मैं सब चीज़ें बताता हूँ। मान के चलो मेरी कंपनी है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंपनी में काफ़ी क्वांटिटी बढ़ाया, मतलब मुझे अपने कंपनी का ना विकसित करना है। मान के चलो ये, अब वो सब चीज़ छोड़ को वापस से स्टार्ट करो। मान के चलो ये नहीं क्या, मेरी कंपनी है पहले छोटे फेस में, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये मैं इधर से इधर तक ही बस जा पाऊँगा, इतना एक्सपेंशन कर पाऊँगा, लेकिन और ये मेरा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये मेरी छोटी कंपनी है, मैंने और थोड़ी सी बड़ी कंपनी बनाई, तो अब जब मैंने बड़ी कंपनी बनाया तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ा, बार्गेनिंग पावर बढ़ा, लेबर स्पेशलाइजेशन बढ़ा, मास प्रोडक्शन बढ़ा, तो मेरी प्रोडक्शन का एक कॉस्ट होगा ये और कम हो जाएगा। तो ऐसे कम 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 होते होते और बड़ी कंपनी होते होते ये एक बीच का पॉइंट आएगा, जहाँ पे जो मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट है वो सबसे मिनिमाइज होगा, सबसे कम मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरे पास अच्छा, यहाँ पे मेरा कॉस्ट क्या होगा ना, कॉस्ट सबसे कम होगा, और इस तरीके से और एक कांस्टेंट होगा, समझ के चलो, एक तो कांस्टेंट भी होगा और यहाँ पे सबसे मिनिमाइज कॉस्ट मेरा यहाँ पे लगेगा। अब इसके ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ तो कॉस्ट फिर मेरा बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो भाई मेरे स्पेशलाइजेशन हुए, अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे खासे मेरे स्पेशलाइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मैं अपनी कॉस्ट को कम करने लग गया, है ना, मास प्रोडक्शन करने लग गया, बार्गेनिंग पावर मेरी बढ़ गई, तो मेरे कॉस्ट कम होने स्टार्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद कैसा क्या हुआ कि अब यहाँ से ऊपर आ रहा है, ये देखते हैं। अगर ये कम हो रहा है तो मैं इसको इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलूँगा, जहाँ पे मेरा कॉस्ट कम होता है। तो ये कॉस्ट कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आउटपुट ज़्यादा बढ़ाऊँगा। अगर मान के चलो मैंने 10 प्रोडक्ट बनाया तो मैं उसको 9 रुपये में बेचूँगा, वही अगर मैंने 100 प्रोडक्ट बनाया तो उसको मैं 6 रुपये में बेच सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्राइस कम हो गया ना, कॉस्ट कम लगने लग गया, कॉस्ट कम कर दूंगा मैं, और कॉस्ट मेरे को कम लगेगा भी बनाने के लिए भी। क्यों वो लगेगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा, मैनेजर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, बल्क ऑफ परचेज बढ़ जाएगा ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, लेबर स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा इंक्रीज इन रिटर्न ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कॉस्ट सबसे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिनिमम इफ़िशिएंट स्केल हो जाएगा ये मेरा। फिर अब यहाँ से बढ़ना, कॉस्ट यहाँ से बढ़ना क्यों स्टार्ट कर देगा, क्यों बढ़ेगा, तो मैं इसको डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलूँगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से कंपनी अगर और बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मतलब भाई मैं एक बड़े एमएनसी में काम कर रहा हूँ, तो मैं फटाक से इतना ज़्यादा हाई लेवल तक बात नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स नहीं बता सकता हूँ जो मैं स्टार्टअप्स में बता सकता हूँ। यहाँ पे कंपनी छोटी थी तो फटाक से कम्युनिकेशन कर लेती थी, है ना। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन, मैनेजरियल एफिशिएंसी वगैरह लिखा हूँगा मैंने, तो यहाँ पे कंपनी फटाक से कम्युनिकेशन कर लेती थी, एफिशिएंसी बढ़ा सकती थी, प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे नहीं करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है फटाक से,
ब्यूरोक्रेसी यानी कि लॉट्स ऑफ अप्रूवल, पहले इस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लो, उस डिपार्टमेंट से। पर स्टार्टअप में फटाक से कोऑर्डिनेटर, सॉरी वो ये ओनर बोलेगा कर दो ये, तो फटाक से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको टाइम लगता है, इनएफिशिएंसी बढ़ जाता है, बैरियर ऑफ इनोवेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे बहुत स्टार्टअप में इनोवेशन होते हैं, और वर्कर्स मोटिवेशन घट जाता है, क्योंकि वर्कर ज़्यादा लोगों को जानती नहीं है ना, बातें ही नहीं हो पाती है इसलिए। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो लॉन्ग रन में देखा जाए ना, लॉन्ग रन में देखो कंपनी कहीं पे भी अपना ये बना सकती है कि हाँ भाई यहाँ पे बना दिया, मुझे एक्सपांड नहीं करना, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा बराबर कॉस्ट जो लगेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का एक शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में कॉस्ट कम लगने लग गया, लेकिन फिर लेटर में बढ़ गया। ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द क्वांटिटी, ठीक है, सो द कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, बट लेटर इट कैन बी इंक्रीज ड्यू टू दिस ऑल फैक्टर्स। ओके, बस इतना था ओवरऑल जो फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर है ना उसका। तो एक ओवरव्यू बता देता हूँ वापस से कि मान के चलो अगर मेरी कंपनी है, अगर वो एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर है, मतलब जो मेरा रेवेन्यू अगर मैं एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल से इसके ऊपर से ला रहा हूँ तो प्रॉफिटेबल है। अगर इसके नीचे जा रहा है तो मेरा लॉस है। लेकिन अगर लॉस TVFC के ऊपर, टोटल फिक्स्ड कैप कॉस्ट के ऊपर है, तो फिर मेरा यहाँ पे मैं लॉन्ग रन में नहीं चलाऊँगा, पर शॉर्ट रन में मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए जरूर चलाऊँगा, और इसके नीचे तो मैं कुछ भी नहीं चलाऊँगा। बस